माय चैनल नीलम पॉलिटिकल वर्ल्ड। गाइस, आज हम अपने पॉलिटिकल ऑनर्स वाले स्टूडेंट के सेकेंड सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए और साथ ही सभी पॉलिटिकल साइंस पढ़ने वाले सभी बच्चों के लिए, लाइक कोई भी एमए में हो या ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएट में हो, तो उन सभी के लिए ये जो वीडियो है आज की बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, जिस विषय में आज हम पढ़ने वाले हैं भारत में चुनाव प्रणाली। लाइक इंडिया में चुनाव की कैसी सिस्टम रहा है, उसके निर्धारित तत्व क्या होते हैं गाइस, लाइक क्या क्या इफ़ेक्ट करते हैं चुनाव प्रणाली में, इलेक्शन के प्रोसेस में, सिस्टम में हमारे इंडिया में वोटिंग किस प्रकार से की जाती है, लोगों की क्या धारणा होती है, निर्धारक तत्व क्या होते हैं प्रक्रिया में, उसके विषय में आज पढ़ने वाले हैं, जिसका नेम है लाइक अबाउट हम इंडियन इलेक्शन बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे, शेड्यूल्ड फैक्टर के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या निर्धारित करता है किसी भी चुनाव प्रक्रिया में भारत में। जैसे लाइक हम सभी जानते हैं हमारा भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है, तो जिसमें इसके विषय में हमें पढ़ना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है। जब प्रश्न आपके सामने ये आएगा बच्चों कि भारतीय चुनाव में निर्धारित तत्वों की व्याख्या कीजिए, तो हमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में लिखना है कि भारत जो है, भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है और निर्वाचन लोकतांत्रिक प्रणाली की अनिवार्य प्रक्रिया। हम सभी जानते हैं कि लोकतंत्र में एक डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए चुनाव जो है सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है ना। चुनाव के द्वारा ही हम अपने प्रतिनिधित्व को चुनते हैं और वो हमारे ऊपर शासन करते हैं। ये एक लोकतंत्र का एक सफल उदाहरण होता है, कारण होता है। सफल लोकतंत्र जो है स्वतंत्र, इच्छा एवं निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित होता है। यानी एक अच्छा डेमोक्रेटिक कंट्री कहाँ होगा, कौन सी होती है गाइस, जहाँ पे स्वतंत्र सब लीडर होते हैं, आज़ादी के साथ अपनी इच्छा के अनुसार अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं, निर्वाचन करते हैं और स्वयं भी चुनने के लिए अधिकारित होते हैं। तो उसी को हम जब वयस्क कोई भी हो, 18 वर्ष के ऊपर से जो भी बंदे होते हैं, लड़का हो लड़की हो, चाहे वो कोई भी स्त्री पुरुष हो, 18 साल का होना चाहिए, उसके बाद नागरिक शासन प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से वो सहभागी हो पाते हैं। तो उसी को हम डेमोक्रेटिक कंट्री कहते हैं। तो एक लोकतांत्रिक शासन तभी अर्थपूर्ण सिद्ध होता है, मीनिंगफुल होगा, जब प्रत्येक नागरिक निर्वाचन में सहभागी होंगे, यानी सभी पार्टिसिपेट करेंगे, तभी वो एक निर्वाचन प्रक्रिया लोकतांत्रिक हो सकती है। भारत में सरकार की जो संरचना है गाइस, जो स्ट्रक्चर है गवर्नमेंट का, वो निर्वाचन की प्रक्रिया द्वारा ही गठित किया जाता है। चुने हुए बंदे प्रतिनिधि हमारे राज्यसभा या लोकसभा में बैठे जाते हैं और उनके द्वारा ही शासन हमारा चलाया जाता है देश का। राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति, संसद के दोनों सदनों, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के सदस्य, ये सभी चुनाव की प्रक्रिया से ही चुने जाते हैं। तो चुनाव तो होता ही है, लोगों के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनकर ही ये जो प्रतिनिधि हैं हमारे देश का शासन चलाते हैं, कानून बनाते हैं और उन्हीं कानून को हमारे द्वारा फॉलो किया जाता है ना गाइस। तो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया और चुनाव की महत्वपूर्णता हम प्रस्तावना में, इंट्रोडक्शन में इसी प्रकार से लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है निर्वाचन व्यवहार के सामाजिक निर्धारक, यानी सामाजिक निर्धारक सोसाइटी के क्या फैक्टर से इफेक्ट करते हैं किसी भी निर्वाचन में, चुनाव में। मतदान जो है गाइस, वो सामूहिक निर्णयों में व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को संयोजित करता है। यानी कि एक तरीके से मतदान क्या हो रहा है, हम सामाजिक रूप से कर रहे हैं, सभी ग्रुप वाइज करते हैं, सभी वोट देने जाते हैं, परंतु साथ में हमारा ओपिनियन, पर्सनल ओपिनियन भी होता है कि हाँ हमारी जो इच्छा होगी हम उसी को वोट देंगे, कोई हमें फोर्स नहीं कर सकता है ना। दूसरे शब्दों में कहें तो मतदान एक ऐसी विधि है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा लोग सार्वजनिक कार्यालय या सार्वजनिक मुद्दों पर उम्मीदवारों के लिए, रिप्रेजेंटेटिव्स के लिए अपनी इच्छा या अधिनियम में अनुमोदन व्यक्त करते हैं। यानी अपनी इच्छा के द्वारा ही लोगों को वो चुनते हैं और मतदान के अधिकार को ही मताधिकार कहा जाता है। जब अपनी स्वतंत्रता से हम मतदान कर रहे हैं तो उसी को मताधिकार कहेंगे। एक थिंकर है गाइस, रिचर्ड रोज और हैरोल्ड मार्शल्स मैसवेर, इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है, इनके द्वारा एक विस्तृत अध्ययन में मुख्य अग्रलिखित प्रकार से वर्णित किया गया। उन्होंने मतदान के विषय में बताया। उन्होंने कहा है कि इसमें व्यक्तियों की पसंद के अनुसार अधिकारी या प्रमुख सरकारी नीतियां शामिल होती हैं। यानी एक मतदान के प्रोसेस में या एक लोकतांत्रिक सरकार में जो भी प्रतिनिधि होते हैं, अधिकारी, वो लोगों की पसंद द्वारा ही चुने जाते हैं। यह व्यक्तियों को कार्यालय, उनके ऑफिस धारकों और उम्मीदवारों के साथ पारस्परिक और निरंतर आदान प्रदान में भी भाग लेने की अनुमति देता है। यानी कि वो जो भी उम्मीदवार हैं वो साथ में मिलजुल कर कार्य करें, अपनी सोच विचार को आदान प्रदान करके ही वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनुमति देता है। यह स्थापित संवैधानिक शासन के प्रति निष्ठा रखने वाले
यानी हम जो हैं हमारा भारतीय संविधान के अनुसार ही भारत का कोई भी चुनाव प्रक्रिया हो, ऐसे जितने भी प्रोसेस होते हैं देश में, जितने भी कार्यक्रम चलते हैं या किसी का चुनाव होता है, चाहे वो राष्ट्रपति का चुनाव हो, प्रधानमंत्री का चुनाव हो, तो संविधान के द्वारा निर्धारित नियम हैं जो कि हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा लिखे गए हैं और इसी को फॉलो किया जाता है ना। संवैधानिक शासन के प्रति हम निष्ठा रखते हैं और रखने वाले व्यक्तियों को ही विकास पर रख रखाव में योगदान देता है। ये मौजूदा संवैधानिक शासन से मतदाता के विकास में योगदान देता है, यानी मतदाता हमारे वोटर्स जो होते हैं, हम लोग जो हैं हमारे डेवलपमेंट में भी काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं चुनाव निर्धारक तत्व। मतदान का अध्ययन जो हम करते हैं, वोटिंग किस प्रकार से भारत में दी जा रही है, तो उसका जो हम स्टडी कर रहे हैं इस यूनिट में, वीडियो में, तो उसमें कहा जा रहा है मतदाताओं और उम्मीदवारों को राजनीति के कार्यों के लिए जो भी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है उनके लिए अत्यधिक कार्य होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं राजनीति में। मतदान के व्यवहार के अध्ययन को समकालीन राजनीति, अभी की कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के लिए अनुसाधन और सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है। मतदान व्यवहार का अध्ययन जो है, मतदान किस प्रकार से किया जाता है, किस बिहेवियर के बेसिस पे किया जाता है, वो जो है ना वो पॉलिटिकल साइंस के लिए ये क्षेत्र संबंधित है। पॉलिटिकल साइंस से इंटरलिंक्ड है, जिसमें वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित तकनीकों द्वारा हम साइंटिफिक एवं मैनेजमेंट के टेक्निक्स के द्वारा हम मतदान व्यवहार का अध्ययन कर सकते हैं। परंपरा विधियों के अनुसार हम देखें, परंपरा से चली आ रही मतदान तो बहुत सालों से चला आ रहा है, कई देशों में, अन्य देशों में तो बहुत पहले से चला आ रहा है चुनाव करने का प्रक्रिया। वह मुख्यतः संस्थाओं, संगठनों आदि की क्रियाओं के व्यवहार के अध्ययन के रूप में रुचि रखते हैं, यानी कि कौन से ऑर्गेनाइजेशन का चुनाव हो रहा है, ये मुद्दा महत्वपूर्ण होता है, कौन सी संस्था के लिए चुनाव कर रहे हैं ना, उनसे बेसिस पे इंटरलिंक्ड होता है, संबंध रखता है, इंटरेस्ट रखता है। बाद में उन्होंने मॉडल तकनीक और अन्य सामाजिक और भौतिक विज्ञान से भी लिया है अपने यूनिट्स को, कि किस प्रकार से हम सोसाइटी में, साइंस में किस तरह से हम मतदान कर सकते हैं, वोटिंग कर सकते हैं। हर एक क्षेत्र में हम चुनाव के द्वारा ही कार्य को पसंद करके उसका विकास कर सकते हैं। मतदान व्यवहार न केवल चुनावी व्यवहार के साथ लिंक्ड है, बल्कि राजनीतिक भागीदारी के साथ भी जुड़ा हुआ है ना। पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन कौन कौन करेगा, तो उसके साथ भी मतदान जुड़ा ही होता है। लेकिन इस पंक्ति में देखें तो सोचें, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि राजनीतिक व्यवहार जो भी हम पॉलिटिकल बिहेवियर अपना रहे हैं, ये राजनीतिक भागीदारी यानी सभी को भाग लेने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, महिला हो, तो वो सभी हम राजनीति में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये लोकतांत्रिक देश है तो यहाँ पे हर कोई ले सकता है, परंतु सबका बिहेवियर अलग अलग होता है कि वो किस मुद्दे के ऊपर राजनीति में जाना चाहता है। कोई स्त्री होगी तो वो अपने इस क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए जाएगी, है ना, वो अधिकतर ये देखेगी, महिलाओं की समस्याओं पर जोर देगी। पुरुष अगर होंगे तो वो गरीबी मिटाने के लिए भी कर सकते हैं या अपने बिजनेस वगैरह से रिलेटेड भी अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं। वास्तविकता देखें तो चुनावी व्यवहार में, रियलिटी में अगर हम चुनावी व्यवहार देखें, यानी इलेक्शन में कैसे बिहेवियर करते हैं सभी पार्टीज़ वाले लोग या नेता लोग, तो वो राजनीतिक व्यवहार का एक भाग ही है, वो भी पॉलिटिकल बिहेवियर का एक भाग है। राजनीतिक भागीदारी में राजनीतिक चर्चा होती है, पॉलिटिकल से डिस्कशन होता है, निर्णय लेने में भागीदारी आदि शामिल होता है। हम देखें तो भारत में मतदान के व्यवहार के सामाजिक निर्धारण, जो समाज का निर्धारण होता है ना, सबसे बड़ा समाज पार्टिसिपेट करता है राजनीति में, तो वो परिवार के लोग होते हैं, वो राजनीति के बारे में क्या सोच रखते हैं। देखा जाए तो गलत ही सोच रखते हैं, आजकल कहते हैं कि राजनीति में गुंडागर्दी होती है ना, लूट घसोट भी होती है और भ्रष्टाचार व्यापक है। ये सब परिवारों रिश्तेदारों में चर्चा चलती रहती है राजनीति के विषय में। साथ ही जाति, हम देखें तो जाति के आधार पर लोग वोट देते हैं, गुटबाजी करते रहते हैं, सांप्रदायिकता, धर्म के नाम पर दंगे व फसाद राजनीति में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार से अशिक्षा, क्योंकि एजुकेशन नहीं रहते, अनएजुकेटेड पर्सन भी भारत में नेता बन सकता है या वोट दे सकता है। तो इस तरीके से अशिक्षा, भ्रष्टाचार, ये सभी हम देख सकते हैं राजनीति के अंतर्गत निर्धारक तत्व, जिसके दुष्परिणाम भी हमें देखने पड़ते हैं अभी समाज में। इसके अलावा कुछ अन्य एक कारक मौजूद है, जैसे कि उम्र, एज के अकॉर्डिंग भी डिफरेंसेस आ जाता है, लिंग, शिक्षा, आय और लोगों की ग्रामीण शहरी संरचना मतदान के व्यवहार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो गाइस आज इसी फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं कि जाति किस प्रकार से राजनीति को इफेक्ट करती है, राजनीति में चुनाव को किस प्रकार से इफेक्ट करती है। लाइक हम सभी जानते हैं जाति जो है, कास्ट, भारत में भारतीय समाज के साथ भारतीय राजनीति में भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करती है। इसकी चुनाव में भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता है ना, क्योंकि चुनाव में लोग जो है जाति के ऊपर ही निर्धारित, एससी, ओबीसी सबका कैटेगरीज भी अलग तरीके से आरक्षित भी है उनके लिए सीट जाति के आधार पर ही। तो भारत में कई स्थानों पर जहाँ देखें हम जाति और संबद्धता के स्थानीय पैटर्न मतदान के व्यवहार को तय करते ही हैं। जाति विषय से जुड़े लोग जो होते हैं वो जाति संबद्धता और स्थानीय राजनीति के आधार पर अपने लोगों को, लोकलिटी को
जोड़ने की कोशिश करते रहते। लाइक ओबीसी का पद पे कोई खड़ा है तो वो अपने लोगों से वोट मांगता है, कहता है कि हम अपना उत्थान करेंगे, इस क्षेत्र में जो अन्याय हो रहा था उसे बंद करेंगे, है ना। इस प्रकार से वो जाति के नाम पर लोग जो हैं उम्मीदवार अपना वोट मांगते हैं, समर्थन मांगते हैं या विरोध भी करते हैं एक तरीके से। भारत में यह बहुत ही प्रचलित, हम देख सकते हैं इंडिया में बहुत ज़्यादा ये फेमस्ड है जाति वगैरह, कि लोग उन उम्मीदवारों को ही वोट देते हैं जो अपनी जाति के होते हैं। और कभी कभी तो अलग जातियाँ गठबंधन बनाने के लिए हाथ भी मिला लेती हैं अलग अलग, जब उन्हें वोट नहीं मिलते रहते तो अलग अलग कास्ट वाले लोग भी मिल जाते हैं। चुनाव के दौरान देखें तो स्थानीय जाति के नेता जो होते हैं, लोकल कास्ट का जो नेता होगा वो समर्थन संगठित करने और जुटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है ना। जहाँ से जितने जाति वाले लोग बहुसंख्यक होंगे वो उसके अकॉर्डिंग अनुकूलन अपने गठबंधन बना लेते हैं और मतदाताओं को प्रोत्साहन देकर, उन्हें भरोसा देकर कि किसी विशेष उम्मीदवार को जो वो रिप्रेजेंटेटिव बना रहे हैं वो राजनीतिक दल का समर्थन करने लगते हैं। ये स्थानीय नेता किसी विशेष उम्मीदवार के लिए समर्थन इकट्ठा करने के लिए सभी साधनों का उपयोग करते हैं, यानी कैसे रिसोर्सेज का अपनाकर, वो चाहे कैसे प्रभाव देखा, पैसे वैसे देकर भी लोग वोट खरीद लेते हैं। लाइक हम देख सकते हैं अपने समाज में ये, जैसे प्रभाव, शक्ति या फिर बल का भी इस्तेमाल कर देते हैं, धमका वगैरह करके भी वोट मांग लिया जाता है जाति के अंतर्गत। अब सेकंड पॉइंट है गाइस, धर्म के आधार पर भी, ऑफकोर्स रिलीजन है भारत में। वैसे तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, परंतु धर्म तो है ना भारत के अंतर्गत। तो भारत के अंतर्गत हम देखें पंथनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना चाहता है। पहले से ही हम नेहरू जी के काल से देख सकते हैं कि उन्होंने एक पंथनिरपेक्ष राज्य, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की, जहाँ हर कोई धर्म अपने अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र है ना। किसी को देखा जाए तो मनाही नहीं है, हर एक धर्म की अपनी अपनी विशेषता होती है, उन्हें अपनाने की स्वतंत्रता है राज्य के अकॉर्डिंग, और राज्य उसमें हस्तक्षेप भी नहीं कर सकता है ना। तो ये सभी मान्यता भी है, तथा सभी धर्म के जो धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने के बावजूद भी धर्म को आम चुनाव में मतदान व्यवहार का निर्धारक बनाने से भी नहीं रोका जा सका। यानी चुनाव में भी धर्म इंटरफेयर कर देता है एक तरीके से देखा जाए तो। राजनीतिक दलों और गैर राजनीतिक समूहों का भी अस्तित्व एक विशेष धर्म से जुड़ा हुआ वो होता है। लाइक उदाहरण के लिए देखें तो मुस्लिम लीग है, मुस्लिम नाम की पार्टी है, अकाली दल है ना, जिसमें पंजाबी वगैरह लोग रहते हैं तो अकाली दल हो गए, हिंदू महासभा हो गए जो हिंदू के, और शिवसेना आदि, ये सभी दलों के नाम से पता चलता है कौन कौन से धर्म से रिलेटेड है। यह मतदान व्यवहार का निर्माण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा करते हैं, क्योंकि मतदान जो है लोग धर्म के आधार पर भी दे देते हैं, वोट देते हैं, तो इस तरीके से रिलीजन भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है वोटिंग में। भारतीय समाज का धार्मिक बहुदल जो है बहुलवाद एक प्रमुख करता है, यानी बहुल जो ज़्यादा अधिकतर जाति का होगा, सेम धर्म का होगा, वो बहुलवाद कहलाएगा। बहुत बार देखा जाता है उम्मीदवारों का चयन किसी विशेष निर्वाचन क्षेत्र में धार्मिक बहुलता के बहुमत की उपस्थिति पर ही किया जाता है, कि जहाँ पे जितने कास्ट वाले लोग होंगे, कास्ट नहीं, रिलीजन, जो जिस धर्म को मानते हैं, मुस्लिम लीग के होंगे तो वो मुस्लिम अपने रिप्रेजेंटेटिव को जिताएगा कि हाँ वो मुस्लिम है तो वो हमारे हितों को जानेगा, ऑफकोर्स ऐसा मान्यता है, देखा जाता है। नेक्स्ट है भाषा, लैंग्वेज का भी बहुत इफेक्ट पड़ता है। भारत में डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती है ना। भारत एक बहुभाषी राज्य है, हम सभी जानते हैं, मराठा, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, सभी तरीके की भाषाएं बोली जाती है। 22 आधिकारिक भाषाएं भी हैं ना, इसमें तमिलन, ये सभी भाषाएं भारत में हैं, हम देख सकते हैं। और उनका भी अन्य भाषाएं जो इस तरह की बोलियाँ भी अलग अलग तरीके से, हरियाणवी, कितनी सारी बोलियाँ भाषाएं होती हैं भारत में। अतः भाषाई व्यवहार भी मतदान के कारक के रूप में कार्य करता है ना। मतदान देने के टाइम में भी लोग लैंग्वेज को भी इम्पैक्ट करता है कि कौन अपनी भाषा से ज़्यादा लोगों को संबोधित करता है। राज्यों के जो है हम देखा जाए तो राज्य जो है हमारे स्टेट्स हैं इंडिया के, वो भाषा के आधार पर ही बना हुआ होता है, जिससे भी कई समस्याएँ भी हम देख सकते हैं। जैसे लाइक उस समय जब राज्य में किसी विशेष भाषा की स्थिति सुधारने के लिए कार्य करना होता था तो हरियाणा पंजाबी को भी दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित करने की इच्छा की मांग की गई है। हरियाणा में कह रहे हैं पंजाबी को भी दूसरी भाषा बनानी चाहिए। पंजाबी चाहते हैं कि हरियाणा में पंजाबी को भी भाषा को उचित स्थान मिले, सब अपनी अपनी भाषा को महत्वपूर्ण स्थान दिलाना चाहते हैं, ऐसा देखा जाता है भारत में। कर्नाटक में यह मांग है कि यहाँ मातृभाषा जो कन्नड़ है भाषा को ही विद्यालयों में निर्देश का माध्यम होना चाहिए, यानी मीडियम ओनली कन्नड़ ही होना चाहिए, ऐसा कहते हैं कर्नाटक वाले लोग। लेकिन अन्य जातीय समूहों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है, क्योंकि अन्य लैंग्वेजेस वाले लोग भी तो रहते हैं ना, हर एक स्टेट में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस वाले पीपल रहते हैं। लाइक उत्तर प्रदेश में भी देख सकते हैं हम कितने टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस होती हैं। लाइक हिंदी, इंग्लिश तो हम पर्टिकुलर एग्जाम्स में देते ही हैं, परंतु अलग अलग भाषा वाली राज्य में देखें तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं भाषा के आधार पर भी। ऐसी समस्या जो देखते हैं हम, जातीय समूहों द्वारा इसका विरोध किया जा रहा है। ऐसी समस्याएं लगभग सभी राज्यों में मौजूद है, क्योंकि लोगों को अपनी भाषा
के साथ साथ भावनात्मक लगाव होता है ना, उनकी फीलिंग अटैच होती है उनकी लैंग्वेजेस के साथ, मदर टंग के साथ। ऐसे में जब भी भाषा से संबंधित कोई मुद्दा आता है तो वे आसानी से प्रभावित हो जाते हैं, इफेक्टिव हो जाते हैं। अगर भाषा को बचाने के लिए अगर कोई लीडर कह देगा कि हाँ मैं अपनी भाषा को, हमारी भाषाओं के दर्जा दिलाऊंगा ऊंचा, तो लोग उसी को वोट देने लगते हैं। तो इसी तरीके से हम देखें तो भाषाई रुचि हमेशा मतदान व्यवहार को भी प्रभावित करती है। नेक्स्ट निरक्षरता, यानी कि जो पढ़े लिखे नहीं होते, निरक्षरता कहलाता है वो। तो उसमें क्या होता है, अशिक्षा भारत में देख रहे हैं, शिक्षा तो वैसे बढ़ रही है परंतु अधिकतर लोग अभी भी अशिक्षित हैं भारत में। व्यापक अशिक्षा की समस्या, अज्ञानता, अननॉलेजमेंट है भारत में। के कारण क्या होता है, बनती है ये प्रॉब्लम बन जाती है। विभिन्न लोकतांत्रिक प्रथाओं और प्रक्रियाओं की पर्याप्त समझ को रोकती है, यानी लोगों को पता ही नहीं है, अधिकतर लोगों को जो पढ़े लिखे नहीं होते। हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं, और काफ़ी लोग जो पढ़ते हैं लिखते हैं, तो हम सभी को पता है वी आर लिबर एंड डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया, हमें आज़ादी है और हमें अधिकार है कि हम अपने लीडर को चुने और सही प्रकार के लीडर को चुने, अपनी इच्छा के अनुसार चुने, जो हमारे देश के भविष्य को चला सके। परंतु जो पढ़े लिखे नहीं होते, हमारे बड़े बुजुर्ग हो गए, तो वो केवल जाति, धर्म या इन सब भाषा के आधार पर वोट देने लगते हैं, जिसके कारण हम समस्याओं को देख ही सकते हैं। कैसे लीडर आ जाते हैं जो कि देश का विकास करने की जगह देश का देखा जाए तो देश को पीछे छोड़ रहा है, केवल अपने ही जेब भरने लगते हैं काफ़ी नेता लोग। हम अपने समाज में ये देख सकते हैं कि लोग अपना ही विकास करने लगते हैं, लोगों के विकास के स्तर पर, स्थान पर। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं भारत में अनपढ़ आबादी के साथ वयस्क मताधिकार, जो वोटर राइट है लोगों के पास, आधारित लोकतंत्र लोगों को उचित सेवा भी नहीं प्रदान कर पा रहा है ना। लोग निरक्षर हैं और नॉलेज नहीं है, तो इस प्रकार से भी बहुत बड़ी समस्या है भारत के लिए। भ्रष्टाचार, करप्शन देखें तो उसमें भी वृद्धि, भारतीय राजनीति के नैतिक मूल्यों, हमारे यहाँ के इंडिया की मोरल वैल्यूज़ में भी गिरावट का मुख्य कारण माना जा सकता है, क्योंकि भ्रष्टाचार व्यापकता देखा जाए तो सोसाइटी में राजनीतिक दलों के अंतर्गत बहुत ही अधिकतर मात्रा में ये भ्रष्टाचार व्यापक रहता है। भारत के लोकतंत्र में शक्ति की जीत जो है, शक्ति जिसे पावर मिल जाती है, वो क्रियान्वयन इम्प्लीमेंटेशन करने की जगह निरंतरता रखने के तरीकों के साथ भ्रष्टाचार की संस्कृति का गहरा संबंध रहा है। भारतीय चुनावों में धन ने एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर लेने, लोग पैसे के द्वारा ही वोट खरीदने लगते हैं ना। मैंने आपको पहले भी बताया, इस ऊपर धन का बहुत महत्वपूर्ण गेम प्लेन होता है एक तरह से देखा जाए तो वोटिंग्स में। कई उपायों को अपनाने के बावजूद चुनाव जो है, चुनाव आयोग, कई सारे उन्होंने चुनाव आयोग ने, क्योंकि चुनाव आयोग ही कंडक्ट कराता है ना, कोई भी निर्वाचन जो होता है भारत में, तो उसका कौन आयोजन करता है, चुनाव आयोग करते हैं निर्वाचन आयोग। तो इस प्रकार राजनीतिक दलों को कानूनी खर्च के भीतर अभियान पर खर्च को रखने के लिए उन्होंने वो भी लिमिट भी रखी है कि हाँ इतना ही खर्च कर सकते हैं आप, परंतु लोग अपने करप्शन के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा, काले धन के द्वारा लोगों का जेब भरते हैं और वोट खरीदने चालू कर देते हैं, जिससे क्या होता है, भ्रष्टाचार, करप्शन व्यापक होता है देश में। और इस प्रकार हम देखें तो ये अभियान खर्च को रखने के लिए मजबूर करने में असमर्थ रहा है चुनाव आयोग। चुनावों के दौरान प्रचार और मतदाताओं को लुभाने के लिए बड़ी राशि की खर्च की जाती है ना, उन्हें ललचाया जाता है और साथ में इस प्रकार से वोट खरीदे जाते हैं। लेकिन रिटर्न भरते समय अधिकांश राजनीतिक दल आयोग को झूठे रिटर्न दे देते हैं कि हाँ हमने इतने ही पैसे खर्च किए। पुलिस द्वारा भी इन अपराधों की रोकथाम या जांच के लिए गंभीर प्रयास नहीं किए गए थे, लेकिन इनमें से अधिकतर मामलों देखें तो सफलतापूर्वक नहीं संभाला जा सका, नहीं, पुलिस भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती है नेताओं के चलते, क्योंकि चुनावों के बाद पुलिस अधिकारी और राजनीतिक दलों के नियंत्रण में ही आ जाते हैं ना। वो जो भी पार्टी बन रही है उसी के अंडर में आएगी, क्योंकि पुलिसों को भी उन्हीं के द्वारा पैसे मिलते हैं, तो इस तरीके से वो उसके कंट्रोल में आ जाते हैं और परिणाम स्वरूप वे स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर पाते हैं, पुलिस भी स्वतंत्र रूप से, लिबरल रूप से काम नहीं कर पाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए गाइस, सांप्रदायिकता, यानी धर्म के नाम पर जो दंगे फसाद होता है उसे सांप्रदायिकता कहा जाता है ना। तो भारत में सांप्रदायिक राजनीति ने भी एक तरीके से देखा जाए तो धर्म के नाम पे यहाँ पे हंगामे होते रहते हैं। अभी भी वर्तमान में हम देख सकते हैं किस प्रकार से, आप करंट अफेयर से अवेयर होंगे तो गाइस आपको पता होगा एक शिवलिंग पाया गया जिसके ऊपर मुद्दा कितना बड़ा व्यापक चल रहा है कि हिंदू कह रहे हैं कि ये शिवलिंग है, महादेव का वो अंश है, तो वहीं मुस्लिम लीग के समर्थक कह रहे हैं ये फव्वारा है। तो इस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति खेली जा रही है अभी भी वर्तमान में, जिसने धर्मों से संबंधित अधिकांश लोगों को भारी खून खराबा भी हो जाता है। इससे लोग झगड़ने लगते हैं धर्म के नाम पर और दुख भी पहुंचाते हैं। विभाजन भी इसी सांप्रदायिकता का अंत नहीं कर पाया ना, विभाजन हो गया धर्म के नाम पर हमारे भारत और पाकिस्तान का देखा जाए तो, और परंतु फिर भी ये दुख नहीं हट पाया। जाति सा जातीय क्षेत्र जो भी कास्ट रिलेटेड हो या सेम जाति वाले लोग हो एरियाज, उसमें धर्म के आधार पर चुनावी राजनीति को अपनाने से, यानी चुनाव में क्या होता है राजनीति जाति धर्म का हम देख ही सकते हैं ऊपर पढ़ चुके हैं उनका
जो सांप्रदायिक राजनीति है उसका आरंभ शुरू हो गया था। हालांकि निर्वाचन आयोग ऐसी सभी दलों की सदस्यता को निरस्त कर देता है। वो जो हमारे निर्वाचन आयोग है, चुनाव आयोग, वो निरस्त कर देता है जो धर्म के नाम पर ऐसा करे, जो कि धर्म जाति साझित्य के नाम पर अपने दल का निर्माण करते हैं। इसके बावजूद अपने चुनाव प्रसार के दौरान लोग जो है ना ऐसे वहाँ पे तो दिखाते हैं कि नहीं हम धर्म के नाम पे नहीं, हम पूरे देश के लिए खड़े हो रहे हैं, देश की एकता के लिए खड़े हो रहे हैं, उन्हें संभालने के लिए हम खड़े होना चाहते हैं, विकास करने के लिए। परंतु जब वो वोट मांगने जाते हैं लोग तो धर्म के नाम पर मांगते हैं। इससे क्या होता है, इन असमताओं का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया जाता है। दलों को यह ध्यान रखना चाहिए कि भारत एक पंथ निरपेक्ष देश है तथा संविधान का सम्मान करता है ना, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को मानता है। तो सभी दलों का कर्तव्य होना चाहिए, उनका ड्यूटीज़ होना चाहिए कि राजनीतिक दलों को राजनीतिक सत्ता संभालने की अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए जाति, सांप्रदायिकता और क्षेत्रता, किसी की लोकलिटी के दोहन से रोकने के लिए एक सख्त कानून होना चाहिए ताकि वो किसी इन सभी मुद्दों के ऊपर वोट ना मांग सके। विकास के नाम पे मांगो भाई, गरीबी मिटाओ, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं उन समस्याओं को मिटाओ, तो लोग अपने आप आपको वोट देंगे। आपको धर्म और ये इनके भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए, है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनता है। लोगों को जाति की, सांप्रदायिकता, धार्मिक भावनाओं को शोषण करने की प्रवृत्ति राष्ट्रीय एकता और अखंडता को भी प्रभावित करता है ना। हम भारत में ऐसा लगता है कि वैसे तो हम देखें हमारा देश कितना प्यारा है, विभिन्न देश, यहाँ पे भाषाएं बोली जाती है, लोग होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, तब भी हम सब एक है क्योंकि हम जब एक साथ बात विचार करते हैं, त्योहार मनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। शांतिपूर्ण से रहते तो बहुत अच्छी नीति है। परंतु जब धर्म के नाम पर दंगे होने लगते हैं, फसाद होने लगते हैं, तो ये कार्य अच्छे नहीं है। वो देश के एकता का, अखंडता का वो एकदम दोहन कर रहा है, प्रभावित करता है, उसे इफेक्ट करता है। इसलिए हमें सांप्रदायिकता को रोक देना चाहिए, इन सभी भावनाओं को, सद्भाव को हमें रोक देना चाहिए। द्वेष को रोककर हमें शांतिपूर्ण सहस्तित्व से जीवन यापन करना चाहिए, जो नेहरू जी की भी थीम थी। और हमारी भी यही होनी चाहिए कि शांति रखें देश में, पढ़े लिखें और विकास करें पूरे इंडिया का। नेक्स्ट पॉइंट है गाइस, धन के ऊपर देखा जाए तो धन भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव करता है एक चुनाव प्रक्रिया में भारत की। तो भारत में चुनाव जो है दिन प्रतिदिन खर्चीले होते जा रहे हैं। चुनाव में हम देख सकते हैं कितने लोग पैसे खर्च करते रहते हैं। मतदाताओं को लुभाने के लिए उम्मीदवार जो है प्रचार प्रसार करते हैं ना, वो अपने प्रिंट आउट वगैरह निकलवाते हैं, पेपर पे प्रचार प्रसार करते हैं और भाषण देते हैं, रैली वेली करते हैं। तो इससे भी बहुत ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं और साथ में घूमते फिरते हैं या लोगों को पैसे भी दिया जाता है। देखा जाए तो हम गरीबी और मतदाताओं को धन का लालच दे देते हैं, पैसे दे देते हैं, कुछ 500,000 ऐसा, तथा अन्य रूपों से भी मत एकत्र करने के लिए वो धन का व्यय करते रहते हैं, पैसे खर्च करते हैं। इस कारण प्रत्येक चुनाव जो पूर्वगामी चुनाव है पहले के चुनावों की अपेक्षा अधिक खर्चीला हो जाता है। हर चुनाव पर इच्छुक उम्मीदवार व कानूनी रूप से देखा जाए तो अनुमति सीमा के बीच के खर्च के बीच अंतर बढ़ता जा रहा है। यानी जो अनुमति दी जाती है कि आपको इतना ही पैसा खर्च करना है चुनाव आयोग द्वारा, परंतु लोग जो है या उम्मीदवार जो है उससे अधिक पैसा खर्च कर देता है, जिससे क्या होता है इनके बीच का जो अंतर है, डिफरेंस है, वही करप्शन को जन्म देता है कि लोग काला धन एकत्रित करके अपना पैसा खर्च करते हैं और फिर जीत जाते हैं उसी पैसे के द्वारा। राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा भी भारी मात्रा में अवैध रूप से ये गैर कानूनी है ना, माध्यम से धन एकत्रित कर लेते हैं वो लोग छीन चपाट के या एक तरह लोन वगैरह लेकर। हाल के वर्षों में राजनीतिक दलों और उनके उम्मीदवारों द्वारा हम देखें तो भारी मात्रा में अवैध पैसे भ्रष्टाचार में बढ़ोतरी हुई है। यही एक बैड इम्पैक्ट डालता है हमारे देश में। बाहुबल देखें तो लोग अपने बल के द्वारा भी हिंसा, लड़ाई झगड़े के द्वारा धमकी देकर वोट खरीद लेते हैं, बूथ की चौकी पर जाकर है ना बंदूक वगैरह तान कर, इस तरीके से पहले हुआ करता था, परंतु शायद आज भी होता होगा अभी, बट होना तो नहीं चाहिए, है ना। ये उदाहरण एक तरीके से देखा जाए बिहार में भी होता रहता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र आदि राज्यों में चुनाव के दौरान बाहुबल अपना बल दिखाते हैं नेता लोग, उनकी शक्ति का उपयोग सामान्य ही है। देखा जाए तो राजनीति का अपराधीकरण है, एक तरीके से देखा जाए तो राजनीति में क्या हो रहा है, अपराध बढ़ रहा है और अपराधियों का राजनीतिकरण हो रहा है। अपराधी जाके राजनीति में पार्टिसिपेट ले लेते हैं, अपने आप को सही साफ दिखाकर चुनाव में बाहुबल की शक्ति को प्रकट करने लगते हैं, जिसके लिए ये सब रिस्पॉन्सिबल है। राजनीतिक दल जो है चुनाव जीतने के लिए अधिकतर जिम्मेदार रहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं कि हमें बस चुनाव जीतना है, जिसके लिए हम चाहे कुछ भी कर लें, बाहुबल भी अपना लें, ऐसी थीम होती है लोगों की। उसका अधिकतम वोट एकत्रित करने के लिए वो हिंसा, बल, धमकी, इन सभी माध्यमों से मतदाताओं के मन में भय उत्पन्न करके तभी उनसे वोट ले लेते हैं, उनका प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष अब गाइस पहुँचते हैं अपना। मैंने आपको पॉइंट्स बहुत अच्छे से बताया, होप यू वुड बी डेफिनेटली अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। इट्स रियली नाइस एंड इट्स रियली इम्पॉर्टेंट फॉर यू ऑल for the competitive exams and second semester is most important for you guys because ये आपका यूनिट है फर्स्ट यूनिट का
सेकेंड पार्ट हम कर रहे हैं आज। तो इसमें राजनीति के ऊपर क्या निर्धारित तत्व होते हैं, बल जो हम अब पढ़ चुके हैं, बाहुबल हो गया, धन हो गया, है ना, सांप्रदायिकता, धर्म, भाषा, जाति, इन सभी का इफेक्ट पड़ता है चुनाव के ऊपर, भारत के चुनाव के ऊपर। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष देखें तो ये सभी भारत में हम देखें, हम ऊपर जो हमने पॉइंट्स पढ़े हैं, कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं ये सभी भारत में मतदान व्यवहार के निर्धारित तत्व हैं। लाइक ऊपर डिफाइन कर देना, भारत की राजनीतिक व्यवस्था का निरंतर लोकतांत्रिक राजनीतिक, जो हम कंटिन्यूसली डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल मैनेजमेंट के प्रति हम विकास ही भारतीय मतदाताओं का प्रशिक्षण कर रहा है। यानी हम जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं भारत के लोकतंत्र के विषय के साथ, समय के साथ साथ ये आधारित राजनीति का स्थान विषय आधारित राजनीति लेती जा रही है। राजनीति में हम अब चुनावों के विषय में ही पढ़ने लगे हैं, पहले ये नहीं हुआ करता था, अभी चुनावों का विषय लिया जा रहा है, क्योंकि लोगों को हम अवगत करा रहे हैं कि आपको इस रूप से नहीं कार्य करना चाहिए, अच्छे प्रकार से अपनी थीम रखिए और चुनाव जीतिए, ना कि ये धर्म के नाम पर। निर्वाचन लोकतांत्रिक जो है, निर्वाचन जो है लोकतांत्रिक सरकार में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इसके माध्यम से ही लोग अपनी इच्छा प्रस्तुत कर सकते हैं ना, हम अच्छे व्यू देख सकते हैं, हम पॉजिटिव इम्पैक्ट देखें। तो लोकतांत्रिक देश में ये होता है, सभी अपने अपने व्यूज़ रख सकते हैं अच्छे, ताकि देश का विकास होगा तथा समाज में राजनीतिक संगठनों के संचालन में वे अपनी भूमिका निर्वाह करते हैं। चुनावों में देखो तो मतदान के माध्यम से हम लोग जो है, वोटिंग के माध्यम से लोगों अपनी इच्छा व्यक्त करी जाती है ना, और इसलिए चुनाव तो देखा जाए हर हेर फेर भी देख सकते हैं हम, चुनाव में हेर फेर भी चलते रहे, धांधली जैसे सभी अलोकतांत्रिक और अनुचित साधनों से बचने की आवश्यकता भी है ना। हमें ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनसे बचने की आवश्यकता है। इसके लिए हमें शिक्षा फैलानी चाहिए, एजुकेशन फैलानी चाहिए लोगों के बीच, और उन्हें जागरूक करना चाहिए कि केवल धर्म के नाम पर पैसों के लिए आप वोट मत दीजिए तो वोट उन लोगों को दीजिए जिन पर आप विश्वास हो कि हाँ वो भविष्य में अच्छा कार्य कर सकते हैं, हमारे देश का डेवलपमेंट कर सकते हैं। वो लोगों के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सब को बढ़ावा दे सकते हैं, शांति को बढ़ावा दे सकते हैं, तो उन्हीं को वोट कीजिए, ना कि केवल धन के लिए या जाति धर्म के नाम पे बिल्कुल मत वोट दीजिए। जो लीडर ऐसे धर्म के नाम पे वोट मांगता है, उससे समझ लीजिए कि वो देश का विकास नहीं, देश का अविकास कर रहा है, देश को पीछे लेके जाने की सोच रहा है। तो धर्म के नाम पे बिल्कुल वोट मत देना गाइस। ऐसी कोई भी क्रिया नहीं की जानी चाहिए जो कि निर्वाचन के माध्यम से प्रस्तुत लोगों की इच्छा का खंडन करती है। लोगों की इच्छा का हमें खंडन नहीं करना चाहिए, उनकी इच्छाओं को जानना चाहिए। लोकतांत्रिक देश है तो भाई लोक नीति को मानिए, लोगों की इच्छाओं को देखिए, उनकी आवश्यकताओं को पूरा कीजिए, यही एक लोकतांत्रिक देश की पहचान होती है ना, उनके विकास के लिए। तो गाइज़ आज ये इम्पॉर्टेंट यूनिट ख़त्म होता है वीडियो। आई होप आप लोग अच्छे से समझ चुके होंगे। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल for getting these type of informative points videos for you all. Thank you for watching. ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो पॉलिटिकल बैकग्राउंड से जुड़े हों। तो ये भारत में चुनाव प्रणाली के विषय में आज हमने बहुत अच्छे से अध्ययन कर लिया कि इस प्रकार के निर्धारित तत्व होते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे और मेरे इस चैनल को सपोर्ट कीजिए ताकि मैं और वीडियोज़ आपके लिए लेकर आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।